अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, जहां हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में अपनी मौजूदगी को शानदार तरीके से साबित किया है। अफगानिस्तान टीम ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए श्रीलंका को भी शिकस्त से दोचार कर दिया है और 242 रन का हदफ महज 3 विकेटों पर ही हासिल कर लिया है। इससे पहले हमने देखा कि अफगानिस्तान इंग्लैंड और पाकिस्तान जैसी बड़ी टीमों को हराकर सबको हैरान कर चुकी है और सूरत हाल अब काफ़ी मुख्तलिफ हो चुकी है। अगर अफगानिस्तान अपने अगले सारे मैचेस जीत जाता है तो फिर अफगानिस्तान सेमीफाइनल भी खेल सकता है। पाकिस्तानी टीम के साथ तो हम देख रहे हैं कि तमाम मैचेस भी जीतने हैं और फिर अगर मगर वाली सूरत हाल भी साथ है, लेकिन अगर अफगानिस्तान तीनों मैचेस अपने जीतता है तो वो सेमीफाइनल खेल सकते हैं। अफगानिस्तान टीम की इस कारकर्दगी ने दूसरी टीमों के लिए यकीनी तौर पर खतरे की घंटी बजा दी है और दिलचस्प बात यह है कि जो पॉइंट्स टेबल को अगर हम देखते हैं तो अफगानिस्तान की टीम श्रीलंका और पाकिस्तान को फलांकर 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है। श्रीलंकन टीम 6वें नंबर पर है, पाकिस्तानी टीम 7वें नंबर पर मौजूद है और अगर पाकिस्तान आज का मैच बांग्लादेश से जीतेगा तो ही पॉइंट्स टेबल जो है वो हमें फिर डिफरेंट नजर आएगा। साथ ही साथ इंग्लैंड की भी बात कर लेते हैं। इंग्लैंड की टीम इस वक्त 10वें नंबर पर मौजूद और अगर वो इसी पोजीशन पर बरकरार रहे तो फिर पाकिस्तान में होने वाली जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके लिए भी वो क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। मैच पर हम मजीद भी डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। 9 मई लांती प्रोग्राम करार, नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम। रियासत की मईशत ट्रैक पर, अवाम डिफॉल्ट। इंजमाम का इस्तीफा, बाबर के मैसेज लीक, क्रिकेट में सियासत जारी। 3 तब्दीलियों समेत टीम पाकिस्तान बंगाल टाइगर से मुकाबला करेगी। सबसे पहले बात करेंगे गजा की, जहां जमीनी जंग शुरू हो चुकी है। अब गजा में जमीनी कार्रवाई के लिए बढ़ती इसराइली फौज और फलस्तीनी मज़ाहमतकारों के दरमियान घुमसान की जंग हो रही है। अल-कसाम ब्रिगेड का कहना है कि शुमाली गजा से घुसने की कोशिश करने वाले सेहूनी टैंकों पर मार्टर गोलों, मशीन गनों और टैंक शिकन हथियारों से हमले किए गए हैं। हमास के अस्करी विंग के मुताबिक इसराइली अफवाज को जमीनी हमले के दौरान मुख्तलिफ महाजों पर पसपाई का सामना भी करना पड़ा है। अल-कसाम ब्रिगेड के मुताबिक फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने इसराइली अफवाज की सफ़ों के पीछे कामयाब लैंडिंग ऑपरेशन किया और एरिस क्रॉसिंग के अंदर घुस गए, जहां उन्होंने मार्टर गोलों और रॉकेटों से इसराइली अफवाज पर हमले करके उन्हें बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। उनकी 2 फौजी गाड़ियां भी तबाह कर दी गई हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इसराइल के चीफ मिलिट्री ऑफिसर का कहना है कि गजा में इसराइली फोर्सेज मंसूबे के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ इसराइली जहरियत ने गजा को मासूम बच्चों का मक्तल बना दिया है, जिस पर पूरी दुनिया खामोश दिखाई दे रही है। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक गजा में 3195 बच्चे शहीद हो चुके हैं। अरब मीडिया ये बता रहा है कि 1000 लापता बच्चों के मलबे में दबे होने का भी खदशा है, जबकि बच्चों के हुकूक के लिए सरगर्म आलमी तंजीम सेव द चिल्ड्रन के मुताबिक गजा में शहीद बच्चों की तादाद 4 साल के दौरान दुनिया के जंगज़दा इलाकों में मरने वाले बच्चों से भी ज़्यादा है। इस जंग में जब हम अमेरिका के किरदार की बात करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जंग का मरकजी किरदार खुद अमेरिका है। अमेरिकन सदर जो बाइडन गजा को खंडर बनाने की मुकम्मल मनसूबाबंदी में शामिल हैं, क्योंकि जो तस्वीर गजा से मौसूल हो रही हैं उस पूरे शहर को खंडर में तब्दील किया जा रहा है और इस काबिल उसको बनाया जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी इंसान न रह सके। अब इन्होंने मिस्री सदर से भी इस बात की गारंटी हासिल की है और मिस्री सदर ने अमरीकी हममनसब जो बाइडन से कहा है कि गजा से जो फ़लस्तीनियों को बेदखल किया जा रहा है उसका कोई जवाब नहीं है और मज़ीद ये कह रहे हैं कि मिस्र अपनी सरजमीन मज़ीद पनाहगुज़ीनों को भी नहीं दे सकता। ये हमारे इस्लामिक ममालिक का हाल है जिनसे हम उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि वो गजा के मुसलमानों के लिए कुछ करेंगे। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर अब्दुल सत्तार साहब ने। सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ज़मीनी जंग शुरू हो चुकी है। ये कहा जा रहा था कि अगर ग्राउंड इन्वेजन करेंगे तो बहुत से मुस्लिम ममालिक हैं जो फिर इस जंग में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसी इतलात अभी कहीं से भी मौसूल नहीं हो रही। सवाल तो सिर्फ ये है कि जो भी ग्रुप्स वहाँ पर मौजूद हैं जिनमें अल-कसाम ब्रिगेड है, हमास की अगर हम बात कर रहे हैं, तो कितनी देर तक वो लड़ सकेंगे, कितनी देर तक रोक सकेंगे? इतनी ताकत, इतनी सलाहियत तो मौजूद नहीं है उनके पास। देखिए, रिवायती जंग या कन्वेंशनल वॉर में हमेशा न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ मैटर करती है। हमास के जो फाइटर्स हैं उनकी तादाद कुछ हज़ार है और न सिर्फ इतनी भी कन्वेंशनल अरब इजरायली वॉर हुई है उसमें इसराइल का जो है वो बाय एंड लार्ज इसराइल हावी रहा है। अगर आप 1948 की जंग ले लें, 67 की जंग ले लें, 50s की दहाई में मिस्र के साथ इनकी
कन्फ्रंटेशन हुई, सुएज कैनाल पे भी इनकी जो है वो लड़ाइयाँ हुई हैं। तो अगर आप 1920 से लेकर तकरीबन 2021 तक के आदाद-ओ-शुमार देखें तो 91,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी या अरब जो है इसमें हलाक हुए हैं और 30,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं, जबकि इसराइली या यहूदी आबादकारों के या यहूदी इन जनरल उनकी अगर आप हलाकतों की तादाद देखें तो वो इसकी आधी भी नहीं है। तो कन्वेंशनल वॉरफेयर में बड़ा मुश्किल है। और गज़ा की जो जिस तरह की जोग्राफियाई सूरत हाल है, गज़ा कोई वियतनाम नहीं है कि जहाँ पर घने जंगलात हों और आप छुपकर हमला करें। वो अफगानिस्तान भी नहीं है कि जहाँ पहाड़ी इलाके हों और आप कोई गोरिल्ला वॉर कर सकें। वहाँ अर्बन वॉरफेयर होगी लेकिन उसमें सिविलियंस की हैवी कैजुअल्टीज होंगी, जैसे कि अभी भी हम देख रहे हैं तकरीबन 8,000 के करीब लोग शहीद हो गए। तो मोस्ट प्रोबेबली हमास वुड रिजॉर्ट टू सुसाइड बॉम्बिंग। जब ये एंटर होंगे तो ज़्यादा इम्कान यही है कि वो खुदकुश हमले करेंगे, स्ट्रीट बैटल होंगी, मुख्तलिफ इलाकों में लड़ाइयाँ होंगी और ये डिपेंड करता है कि दूसरे ममालिक का या दूसरे मुतहर्रिक ग्रुपों का क्या रिस्पॉन्स होता है। क्या हिजबुल्लाह भी उसके साथ कोई और फ्रंट खोलेगी? अगर और फ्रंट खोलती है तो उस पर फिर जो है वो इसराइल के लिए थोड़ी बहुत मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन इसराइल जितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, जितनी उनके इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत है, उसमें माजी में तो उन्होंने ये दिखाया जैसे 67 की वॉर है, विद इन 48 आवर्स उन्होंने जो है वो सीरिया और इजिप्ट और दूसरे ममालिक की स्पेशली जो एयरफोर्स को जिस तरीके से नुकसान उन्होंने पहुंचाया और बहुत इबरतनाक शिकस्त हुई थी 67 की जंग में। इसी तरह 48 में भी उन्होंने तकरीबन 15,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को जो है वो हलाक किया और तकरीबन 7.5 लाख फ़लस्तीनियों को मजबूर किया कि वो अपने इलाके छोड़ें। और वो फ़लस्तीनी अब तकरीबन 3 मिलियन के करीब हैं, 3 से 6 मिलियन के करीब हैं, जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में या कैंपों में रह रहे हैं या खुद इसराइल और फ़लस्तीन के इलाके में कैंपों में रह रहे हैं। तो ये गोरिल्ला वॉरफेयर ही हो सकती है, हिट एंड रन टैक्टिक्स हो सकते हैं और उसमें ठीक है। सत्तार साहब, जिस तरह से हिस्ट्री तो हम सभी जानते हैं कि फ़लस्तीनियों की सरजमीन पर जिस तरह से इसराइल के क़याम में बरतानिया और अमेरिका ने मदद की है, कलीदी किरदार अदा किया है, ये भी एक तारीखी हकीकत है जिसको लोग अब झुटलाते हैं। सूरत हाल तो अब वाज़ेह हो चुकी है, अमेरिका इस जंग में बराह रास्त शरीक है और जिस तरह की सपोर्ट इस वक्त अमेरिका कर रहा है, लग नहीं रहा कि इसराइल रुकेगा। देखें, अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये तो ब्रिटिश ऑफिशियल का ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि वी वांट टू क्रिएट अ लॉयल अल्स्टर अमिड्स द हॉस्टाइल अरब स्टेट। तो इनका ख्याल ये था कि जिस तरह आयरलैंड में वहाँ पर एक बड़ी अक्सरियत रोमन कैथलिक की थी, जबकि बरतानिया एक रियासती तौर पर प्रोटेस्टेंट फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वालों का था। मसलन उनमें भी 2 बड़े फ़िरके हैं, प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथलिक। तो फिर उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्टेंट आयरलैंड में जाकर आबाद किए थे और उनकी हिमायत की थी और वो फिर बरतानवी रियासत के वफादार थे। इसी तरह अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में जो होने वाला सियासी नक्शा था, उसमें इजिप्ट है और उसके अलावा सीरिया था, जनरल कासिम के दौर में इराक था, ये सब सोवियत यूनियन के साथ थे और अरब दुनिया में सोवियत यूनियन के लिए बहुत ज़्यादा हिमायत थी, जबकि इसराइल और कुछ ममालिक जो है वो अमेरिका के साथ थे। तो पहले इसराइल को बरतानिया ने इस्तेमाल किया अपने वफादार मुल्क के तौर पे, अपने वफादार इत्तेहादी के तौर पे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो अमेरिका ने इसको हमेशा अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया है। तो इसमें कोई शक नहीं। और अभी अमेरिकी ऑफिशियल के जिस तरह बयानात हैं कि वो कह रहे हैं कि जी वो सिविलियंस को मारना इसराइल का जो है वो मकसद नहीं है। बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि 8,000 जो लोग अभी तक गजा में शहीद हुए हैं, उनमें एक बड़ी तादाद सिविलियंस की है। ठीक है सत्तार साहब, अभी जिस तरह तमाम लोग अरब ममालिक की तरफ देख रहे हैं, OIC की तरफ देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं तमाम जो ममालिक OIC में शामिल हैं, मुस्लिम ममालिक, उनकी अपनी अपनी खारजा पॉलिसीज़ हैं, अपने इंटरेस्ट हैं, अपने सिक्योरिटी इशूज़ हैं। जिस तरह से मिस्र की अगर हम देखें तो मिस्र की हुकूमत की जो पॉलिसी है वो तो अमेरिका और इसराइल के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। हम जिस तरह से मिस्र हम देख रहे हैं अमरीकी सदर को यकीन दहानी भी करवा रहे हैं कि फ़लस्तीनियों को वो पनाह भी नहीं देंगे, तो मुस्लिम ममालिक ही इन तमाम इशूज़ पर इकट्ठे नहीं हैं।
मिस्र का केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मिस्र वो था जो इसराइल की मुखालफत में सबसे आगे आगे था। एक दौर में जमाल अब्दुल नासिर ने एक मुश्तरका मुल्क बनाने की पेशकश की थी, जिसको फॉर द टाइम बिंग सीरिया ने भी ज्वाइन किया था। और मिस्र बड़ा ख़तरनाक इसराइल दुश्मन मुल्क से, इसराइल के करीब कैंप डेविड के बाद अनवर सादात के दौर में जो माहिदा हुआ है, मिस्र ने फिर इसराइल को एक तरीके से तस्लीम कर लिया था। लेकिन ये मामला खाली मुस्लिम रियासतों से नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम रियासतों में अब ज़्यादा टूट फूट है। दुनिया में कैंप की सियासत ख़त्म हो गई। माजी में सोवियत यूनियन जो है वो फ़लस्तीन के मसले को किसी हद तक सपोर्ट करता था। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, फेडरल कास्त्रो जो नॉन अलाइन मूवमेंट थी, वो फ़लस्तीनियों के मसले को सपोर्ट करती थी, जनरल असेंबली करती थी। अब दुनिया मोर और लेस यूनिपोलर वर्ल्ड है, जहाँ अमरीका का तूती बोलता को के मल्टीपोलर वर्ल्ड के अब हमें इशारे मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से इसके लिए सबसे बेहतर ये होगा कि अगर खुद इसराइल के अंदर अवाम इस जुल्म बर्बरियत के खिलाफ खड़े हों, और पूरी दुनिया में जिस तरह मुजाहरे हो रहे हैं, कनाडा में 17 सरकारी ऑफिस पर जो है वहाँ मुजाहिरीन ने धावा बोला है, वो वहाँ पे बैठ गए और हुकूमत को कहा कि वो नस्ल कुशी गजा में रुकवाए। इसी तरह के अगर मुजाहरे अमेरिका और पूरी यूरोप में होते हैं और वो अपनी हुकूमतों को मजबूर करते हैं, तो इस मसले का कोई हल निकल सकता है। वरना इसराइल बज़ाहिर एक बेलगाम घोड़ा है। आपको और हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि अमेरिका ने वियतनाम की लड़ाई जो है वो वियतनाम के जंगलों में नहीं हारी, वो अमरीकी यूनिवर्सिटीज में हारी। जो अमरीकी जो दानिश्वरों की जगहें थी वहां पर हारी। अमरीकी अवाम ने उस जंग को हराने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। जब पूरी अमेरिका में जामियात में बड़े पैमाने पे जंग के खिलाफ मुजाहरे हुए, इसी तरह पूरे यूरोप में वियतनाम की जंग के खिलाफ मुजाहरे हुए। स्पेशली वो जब एक बच्ची की तस्वीर अपीयर हुई जिस पर अमरीका ने मुबैना तौर पर नेपाल बम या कोई और बम मारा, वो और जलती भी वो जा रही थी और फोटोग्राफर ने उसकी तस्वीर ली, तो पूरी यूरोप में, पूरे मगरिब में राय आम्मा उससे हमवार हुई। और यूरोप में अभी भी जो है वो राय आम्मा फलस्तीनियों के हक में है। आप देखें लंदन में और दूसरे जो ममालिक में हम देख रहे हैं कि मुजाहरे किए जा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि उन तमाम जो मुमलिकत हैं उन पर प्रेशर भी क्रिएट किया जाए। अच्छा, जिस तरह से हमास की हम देख रहे हैं रूस से बराह रास्त बातचीत शुरू हो चुकी है, जंग के मैदान में रूस की बराह रास्त मुदाखलत आप देख रहे हैं, ये पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि पूरा मगरिब भी तो यूक्रेन को असला फराम करने में मसरूफ रहा है रूस के खिलाफ। मेरा ख्याल है डायरेक्ट मुदाखलत नहीं करेंगे, जिस तरह उन्होंने सीरिया में डायरेक्ट मुदाखलत करके दाइश को ख़त्म करने की कोशिश की थी, उस तरह की नहीं होगी। रूस ये कर सकता है कि हथियार वगैरह सप्लाई कर सकते हैं। एक वजह ये भी है कि रूस का डायरेक्ट बॉर्डर नहीं मिलता। अगर रूस कोई चीज़ सप्लाई भी करेगा तो कभी इम्कान है कि वो शाम के ज़रिए या किसी और मुल्क के ज़रिए करे। रूस के ये मफाद में है बज़ाहिर के इस कॉन्फ्लिक्ट को, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तूल पकड़े, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पूरी दुनिया की तवज्जो अब जो है वो मिडिल ईस्ट पर हो गई है, जो इससे पहले यूक्रेन पर थी। और रूस इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस तनाज़े को इसलिए भी इस्तेमाल कर सकता है कि वो मगरिब का दोहरा चेहरा दिखाए कि यूक्रेन पे उनका नुक्ता नज़र कुछ और है। वहाँ पर अगर 5 शहरी, 10 शहरी, 15 शहरी हलाक होते हैं तो उस पर मगरिब बड़ा शोर करता है, लेकिन दूसरी तरफ फ़लस्तीन में जिस तरह बच्चों को मारा जा रहा है, जिस तरह वहाँ बुजुर्गों को मारा जा रहा है, ख़वातीन को मारा जा रहा है, उस पर बात नहीं हो रही। तो रूस के बज़ाहिर इस तरह तो मफाद में है। बहुत शुक्रिया माहिर बैन अक़वामी उमूर अब्दुल सत्तार साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। गजा इस वक्त शदीद इंसानी बहरान का शिकार है, जहां पानी, खुराक, तिब्बी इमदाद और हाइजीन की अशद ज़रूरत है। अल-खिदमत फाउंडेशन ने सूरत हाल ख़राब होने के फौरी बाद गजा में मौजूद बैनुल-अक़वामी रफ़ाई इदारों के इश्तराक से मुयस्सर जो मौजूद वसाइल हैं उनको बरोकार लाते हुए इमदादी सरगर्मियों का आगाज़ किया है। अल-खिदमत फाउंडेशन के तहत गजा मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की पहली खेप रवाना कर दी गई है। 13 ट्रक्स पर मुश्तमिल इमदादी सामान में ग़िज़ाई अजनास, अद्वियात, डिलीवरी किट्स, बेबी किट्स, हाइजीन किट्स, मच्छरदानियाँ और ज़रूरत की दीगर अशिया भी मौजूद हैं। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान सैयद वकास जाफरी साहब। वकास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो खिदमत का शुक्रिया भी बींगा पाकिस्तानी में अदा करना चाहूँगा कि हमेशा हमने जब देखा है किसी भी किस्म की सूरत हाल विद इन पाकिस्तान या पाकिस्तान के बाहर हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं
कोई मुश्किल आती है या और भी कोई ममालिक हैं कि मुश्किल आती है तो अल-खिदमत हम देखते हैं सबसे पहले में आगे नज़र आता है। इस बार मैं जानना चाहूँगा कि क्या काम अब तक किया गया है। जी बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। और बिल्कुल चंद माह पहले हम सैलाब के एपिसोड पर इकट्ठे थे। ये अल-खिदमत का एजाज़, और सच्ची बात है पाकिस्तान का एजाज़ है, यानी पाकिस्तानियों की जो मोहब्बत और पाकिस्तानियों का जो ताउन है उसी के ज़रिए से हम मिलजुल कर जो है कि बड़े हुए हैं। 8 अक्टूबर से अल-खिदमत जो है कि सिनेरियो के अंदर मौजूद है, और जैसे में मालूम हुआ कि ये चीज़ हो गई है तो हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, चूँकि अल-खिदमत जो है पिछले कई सालों से पूरी दुनिया में काम कर रही है। अभी अफगानिस्तान में ज़ल्ज़ला आया, उससे पहले मोरक्को के अंदर ज़ल्ज़ला आया, तुर्किया में हमारी टीम गई थी। तो इस लिहाज से हमने फौरी तौर पर हमारी इस वक्त 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि IHH, जानसूयू, हैरात एड और गैज़ी दस्तक। ये 4 तंजीमें की जो अंदर मौजूद हैं, जिनके वॉलंटियर्स भी मौजूद हैं और इनके पास जो कुछ सामान मौजूद था, जाहिर बात है यानी गज़ा का इंसानी बहरान तो आज का नहीं है। लेकिन जो हम बार बार खबरें सुन रहे हैं कि एक राहदारी भी फराहम नहीं की जा रही, तो फिर सामान पहुंच कैसे रहा और अब तक कितने ट्रक्स पहुंचे हैं जो कि अल-खिदमत की तरफ से फिर भिजवाए गए हैं? देखिए गज़ा तो 22 लाख इंसानों की आबादी है, ज़ाहिर है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो है। मैं अभी आपकी खिदमत में कर रहा था कि आम हालात में भी 500 ट्रक ज़रूरियात ज़िंदगी के रोज़ाना मिस्र से इंटर होते थे रफ़ा के ज़रिए गज़ा के अंदर। यानी ज़ाहिर है 22 लाख एक अच्छी आबादी, यूरोप के कोई मुल्कों की आबादी भी इसके बराबर, और दुनिया का सबसे थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। 40 किलोमीटर लंबी पट्टी है और जो सिर्फ 7-8 किलोमीटर चौड़ी है समंदर के साथ। तो कुछ सामान तो मौजूद था कि जैसा तैसा भी है। ज़ाहिर है जब हर इंफ्रास्ट्रक्चर ही ख़त्म हो गया तो जो मौजूद था हमारे बहुत ही, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, वॉलंटियर जो काम कर रहे हैं इस वक्त जो है, तो ये सामान जो तकसीम हो रहा है, ये हुआ है, ये जो कुछ वेयर हाउसेस के अंदर मौजूद था। उसके बाद जो है कि हमने अपने इन्हीं पार्टनर्स के साथ कमिटमेंट कर ली और हमने ये कहा कि 50 करोड़ आपको जिस वक्त भी आपको ज़रूरत हो वो आप तक पहुँचेगा और आप इस सामान को जहाँ से भी ले सकते हैं। हमारी कमिटमेंट है। अच्छा, यहाँ हमें जैसी पता लगा, ये भी मैं चाहूँगा कि आप अभी क्लियर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत से लोग हैं ऑब्वियसली जो मदद करना चाहते हैं, जैसे कि ब्रेक में भी आप बता रहे थे एक अमाउंट, वो भी मैं चाहूँगा आप शेयर कीजिएगा कि लोग अब ये कह रहे हैं कि चीज़ें भिजवाई जाएँ अल-खिदमत को या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, या फिर पैसे भिजवाए जाएँ जो फिर आगे भेजे जाएंगे, वहाँ से सामान खरीद कर भिजवाया जाएगा। जी इस वक्त तो सिर्फ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी भाइयों से जो भी हैं कि कैश इस वक्त हमें ज़रूरत है, इसलिए कि चीज़ों की ज़रूरत जो है इसलिए मुमकिन नहीं है कि हमें ज़्यादातर जो है कि वाहिदी ज़मीनी रास्ता जो है कि वो मिस्र का है। अभी भी पाकिस्तान के NDA में जो है जिससे हमारा कोलैबोरेशन है, उन्होंने जब कहा कि हमारा जहाज़ जा रहा है तो हमने फौरी तौर पर 4.5 करोड़ का सामान, ये जो आपने गिनवाया है, ये हमने NDA में को इस्लामाबाद वेयर हाउस पहुँचा दिया है। अब वो इंतज़ार के अंदर है कि जैसे ही जो है कि ये पैसेज क्लियर होता है और ये कॉरिडोर बनता है ह्यूमैनिटेरियन एड का, तो ये जो है कि वहाँ चीज़ पहुँचा दें तो इंशाल्लाह हम अगर हमें, लेकिन ज़ाहिर बात है ये इंटरनेशनल उसके मुताबिक होगा, हम इदारों के साथ मिलकर काम करेंगे तो हम दोनों पहलू पर काम करें, लेकिन दोनों सूरतों में हमें जो है अजनास के बजाय कैश की डोनेशन होगी तो हम कर सकेंगे। अच्छा, विद इन 3 वीक्स कितना पाकिस्तानियों ने मदद की है? यानी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का 100 आप समझे कि ओपन हार्टेड 1 अरब रुपए यानी 100 करोड़ रुपए पाकिस्तानी सिर्फ अल-खिदमत को दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और भी तंजीमें हैं बहुत काबिल कदर काम कर रहे हैं, सब हम एक ही हैं। तो सिर्फ अल-खिदमत की मैं बात कर रहा हूँ कि 1 अरब रुपया अभी तक आ चुका है और ये मुसलसल के लोगों की ख्वाहिश है कि भाई, और हम तो चाहते हैं कि इससे आगे बढ़कर कोई अगर हम फिजिकली भी वहाँ जा सके तो हम इसका एहतमाम करें। अच्छा, जिस तरह से हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे, आपने बताया था बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं और एक लिस्ट तैयार कर ली गई है, तकरीबन 1000 के करीब लोग हैं, डॉक्टर्स हैं जो कि चाह रहे हैं कि जब सीज फायर होता है तो वो विलिंग है वहाँ पर काम करने के लिए, वहाँ पर जाकर लोगों का ट्रीटमेंट करने के लिए। उस हवाले से गुज़िश्ता हफ्ते हमने जो रजिस्ट्रेशन ओपन की डॉक्टर्स के लिए, तो आप यकीन जाने कि 24 घंटे के अंदर 363 डॉक्टर्स ने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया था, सिर्फ 24 घंटे के अंदर। इस वक्त जो है 1000 डॉक्टर्स विलिंग है। मैं अभी अल-खिदमत के दफ्तर गया तो लाहौर के एक बहुत मशहूर जो है आर्थोपेडिक सर्जन अपना पासपोर्ट लेकर आए हुए थे। यानी इस वक्त सूरत हाल कि अच्छा 40%। लेकिन जो तरीकाकार है फिर आपको पता है वो वहाँ पर जाने का, वो शायद फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा। नहीं, वो तो जब देखिए मामला चूंकि एक इंटरनेशनल इसमें रेगुलेशंस का है और एड एजेंसी के, हम ICRC के साथ राब्ते में हैं, NDA में से राब्ते में हैं, हम मिस्र की एम्बेसी जो इस्लामाबाद में है हम उससे राब्ते में हैं, हम डॉक्टर्स वर्ल्ड वाइड इनसे राब्ते के अंदर मौजूद। तो ज़ाहिर ये जितना भी काम होगा ये एक ऑफिशियल बैनर के तहत होगा, अक़वाम मुत्तहिदा की जो एड एजेंसीज हैं उनके जरिए से। तो ज़ाहिर लेकिन हमने अपने आप को लाइन अप किया हुआ है। यानी देखिए जब तुर्किया ने हमसे कहा तो हमने 24 घंटे के अंदर अपनी पूरी टीम रेस्क्यू की भिजवा दी। हमारे पास वक्त ट्रेंड वर्कर हैं जो NDM में और 1122 से जो है कि सर्टिफाइड हैं कि जो ज़ल्ज़लों में और सैलाब में काम करते रहे हैं। हमारा ख्याल है कि इस वक्त आपको पता है कि पूरा इस वक्त 1.25 लाख बिल्डिंग कोलैप्स हो चुकी है, 1.25 लाख बिल्डिंग। और इस वक्त जो है कि 12
12 लाख लोग जो है डिस्प्लेस हो चुके हैं। मलबे के नीचे अभी भी इंसानी जानें मौजूद हैं। तो अगर हम तो इसके लिए भी तैयार हैं, तो हमारी तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी इदारे और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ये जल्द जल्द ये मौका फराहम करें, तो हम जो है कि न सिर्फ अपने वसाइल बल्कि अफराद तक वहाँ पहुँचें। ठीक है। अच्छा, 22 लाख लोग वहाँ पर मौजूद हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ की जब हम बात करते हैं, हॉस्पिटल्स को हमने देखा जब निशाना बनाया गया, वहाँ पर 700-800 लोग मौजूद थे, जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ भी था, मरीज़ भी मौजूद थे, उनके लवाहिकीन मौजूद थे। 800 लोग वहाँ पर शहीद हो गए। इसी तरह एम्बुलेंसेज को निशाना बनाया जा रहा है। तो आप समझते हैं कि फिर वो जो मेडिकल एक साइड है उसको किस तरह से कवर किया जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल्स भी गिराए जा रहे हैं अब। इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया यही है, और इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे भी इसी पर चीखो पुकार कर रहे हैं कि इसराइल की तरफ से चूँकि इस बात का थ्रेट किया जा रहा है कि चूँकि इस वक्त वो जो सबसे बड़ा अस्पताल कि जहाँ बहुत बड़ी तादाद में मरीज़ मौजूद हैं, तो इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी ज़रूरत मैं कहूँगा एक्सेस एक्सेस एक्सेस, यानी इस वक्त रसाई चाहिए, दवाओं की रसाई, डॉक्टर की रसाई, पैरामेडिक्स की रसाई। सच्ची बात तो ये है कि जिनके जो इस वक्त बुरी तरीके से फ्रैक्चर्ड हैं, उनके पास यानी देखिए ना, अब ऑक्सीजन नहीं है हॉस्पिटल्स के पास, लाइट नहीं है उनके पास, यानी अभी जो है कि पिछले 3 दिन तो आपको पता है इंटरनेट भी डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी जनरल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान से वकास जाफरी साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए रजाकाराना तौर पर वतन वापसी की 31 अक्टूबर की डेडलाइन का आज आखिरी दिन है। इस वजह से तुरखम बॉर्डर के जरिए हम देखने के गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान खानदानों के वहाँ गुजरने से तेज़ी आ गई है। तुरखम बॉर्डर के रास्ते इस वक्त हम देख रहे हैं कि 33,000 से ज़ायद गैर कानूनी तारकिन वतन अपने आबाई मुल्क पहुँच चुके हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इनखला के मनसूबे के इत्तलाक में किसी भी मुल्क या शहरियत को मलहूज़े खातिर नहीं रखा जा रहा। उधर इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और मुसलसल गैर यकीनी की कैफियत को यकीनी सूरत हाल में बदलने के लिए कोशा हैं। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे और इंतखाबात का वक्त करीब है। सबको मिलकर इस हवाले से मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाने हैं, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन भी तैयार है। नायब तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का 15 सितंबर के फैसले से इख्तलाफी नोट जारी कर दिया गया है। इस इख्तलाफी नोट में जस्टिस मंसूर अली शाह ने बहुत सारी बातें की हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने नोट में यह भी लिखा कि वो दरख्वास्त गुजार नायब तरमीम को अवामी मफाद के बरक्स साबित करने में नाकाम रहा है। मैं आइन के आर्टिकल 8 के शेख 2 के पेश नज़र दरख्वास्त को मेरिट्स पर ना होने पर खारिज करता हूँ। शेख रशीद की बात करें तो अब दोबारा से मीडिया की जीनत बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि वो अब एक बदले हुए शेख रशीद हैं। उन्होंने 9 मई के मुतालिक बात करते हुए कहा कि 9 मई लानती प्रोग्राम था, जिन्होंने भी किया वो गलत किया। लाल हवेली के मुतालिक उनका कहना था कि लाल हवेली ज़ाती मलकियत है, यहाँ से मेरे वालिदैन और भाइयों के जनाजे उठे हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर तजियाकार नज़ीर लगारी साहब किया है। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इलेक्शन कमीशन हम देख रहे हैं कि इंतखाबात के हवाले से उस अमल को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल काम करता दिखाई दे रहा है, लेकिन सदर मुमलिकत साहब को फिर यकीन क्यों नहीं है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस हो जाएंगे? अब तो शायद ये सबको मान लेना चाहिए। जब तक तारीख नहीं आती कैसे मान लिया जाएगा? मसला ये है कि वो जो आईनी मुद्दत है वो तो 12 नवंबर को ख़त्म हो रही है ना, कि भाई इलेक्शन अपना असम्बलियों को तोड़ा गया था, उसकी मुकर्रर मियाद से 2-3 दिन पहले तोड़ा गया था, और वो मुद्दत जो है 12 नवंबर को ख़त्म हो जाएगी। ये तो थी आईनी मुद्दत। चले आपने उसमें अंदर शामिल कर लिया था कि जिन्हें हमने इंतखाबी फहरिस्तें बनवानी है, और उसके अलावा यह है कि इंतखाबी हल्कों का जो है वो डिमार्केशन दोबारा होनी है, वो भी आपने इस मामले को कर लिया। तो आपके पास ये सारा मामला हो जाने के बाद जब ये तय हो गया था कि ये शेड्यूल है, इस शेड्यूल में ये काम कर लिया जाएगा, तो उसके बाद का आपने टेंटेटिव हफ्ता तो दे दिया कि जी वो जनवरी का आखिरी हफ्ता है, लेकिन वो डेट नहीं दी है। और उसके बावजूद गैर आईनी अमल जो है वो ये है कि बाज़ हजरात, बाज़ साहिबान, बाज़ सियासतदान ये कहते नजर आ रहे हैं इस मौसम में सर्दी होगी। पाकिस्तान में एक से ज्यादा इलेक्शन जो है सर्दियों के मौसम में हुए हैं, बल्कि ज्यादातर इलेक्शन तो सर्दियों के ही मौसम में हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बिला जवाज का उज़ुर है। अब इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाना चाहिए
तारीख देने का कोई मसला नहीं है। आपने हफ्ता दे दिया है तो आप बताएं इस हफ्ते की फलां तारीख को इलेक्शन होने हैं और उसके ताकि सियासी जमातें अपनी तैयारी शुरू कर दें। ठीक है लगारी साहब, कौमी मफामत के हवाले से बात की जा रही थी, जिस फार्मूले पर हमने देखा कि मोहम्मद अली दुरानी ने काम शुरू किया है। तहरीक इंसाफ आप देख रहे हैं एक तरफ तो सियासी राब्तों का इशारा दे रही है, दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीआई जेल से जो अपने सियासी मुखालिफिन हैं वही पुराने लफ्जों से बुज़दिल भगोड़ा साबित करने में अभी भी मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। तो कौमी मफामत कैसे होगी? तासुर तो यही था जब मौलाना फजलुर रहमान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत मिली कि शायद अब कुछ नरमी चेयरमैन पीटीआई भी दिखाएंगे। नहीं, मेरे ख्याल में वो कभी भी नहीं दिखाएंगे। असल टारगेट उनका नहीं है ये। असल टारगेट है, मैं साफ अर्ज करता हूँ, एक तो ये कि आर्म फोर्सेस उनका टारगेट है, पाकिस्तान के मासेस उनका टारगेट है, पाकिस्तान इटसेल्फ उनका टारगेट है। उनका अपना कोई एजेंडा नहीं है। वो उनको जितनी भी इस वक्त कहा जा रहा है बड़ा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा उसने, वो पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। कोई चीज ऐसी नहीं कर रहे जो पाकिस्तान के लिए हो। पाकिस्तान एक ऐसे माहौल का मतकाजी है जिसके अंदर पाकिस्तान को आगे बढ़ने का मौका मिले, और इनने गुज़श्ता जब से इनका इक़्तिदार गया है उसको तकरीबन 20 महीने होने वाले हैं। इस पूरे 20 महीने के अंदर उन्होंने सिर्फ अपने इक़्तिदार की बहाली, वापसी और उसके अलावा किसी भी मुखालिफ को, चाहे वो आर्म फोर्सेस ही अगर उसकी बात ना माने तो वो नेस्त नाबूद करने के लिए तैयार नजर आते हैं। यार ये तरीका नहीं होता है मुल्क के अंदर सियासत का। ये पछता वो लोग रहे होंगे जिन लोगों ने इनको लॉन्च किया होगा कि हमने किस मुसीबत को गले लगाया था और कौन सी मुसीबत हमारे गले पड़ी है। और एक अम्बो है, ये नहीं है कि लामहदूद लोग हैं या पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत है, एक ऐसे जो जिनका कोई गैर जिम्मेदार लोगों का अम्बो है जो उनको अब भी फॉलोइंग करता है, और उनका पाकिस्तान के साथ कोई वो नहीं है। पाकिस्तान के वसीतर मफाद से कुछ भी ताल्लुक नहीं है। वो लोग सिर्फ मुल्क को एक ऐसी हालत का शिकार करना चाहते हैं, खुदा ना खास्ता जिससे मुल्क की सलामती को खतरा लाहक हो। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से शेख रशीद साहब हम देख रहे हैं कि मंजर आम पर दोबारा से आना शुरू हो चुके हैं, काफ़ी बातें करते दिखाई दे रहे हैं, 9 मई को लांती प्रोग्राम करार दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जिन्होंने भी किया गलत किया। ये बड़ी जुबानी सी बात नहीं लग रही आपको कि जिस तरह से उन्हें पता ही नहीं है कि सानिया 9 मई किसके कहने पर किया गया, किसकी वजह से हुआ? तो मुराद तो यही है फिर उनकी कि वो तो अपने तौर पर चेयरमैन पीटीआई को एनआरओ दे रहे हैं। नहीं, वो उनको सीधा होने में, अपनी बात को समझने में, यानी जो हकीकत हाल है उसको समझने में शायद उन्हें वक्त लगे। मसला ये है कि उनका फरमा ही बुनियादी तौर पर ख़राब है। वो हमेशा उस जगह पर खड़े होने की कोशिश करते हैं जहाँ पर मफाद परस्त किस्म के लोग होते हैं, इक़्तिदार परस्त लोग होते हैं, और इक़्तिदार परस्तों के ये साथ जाने में देर नहीं लगाते हैं। वो हमेशा वहीं रहते हैं जहाँ इक़्तिदार होता है, और इनका ख्याल ये है कि अवाम शायद अब भी उस बयानी को कबूल कर रहे हैं। अवाम इस बयानी को रद्द कर चुके हैं, रद्द कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर 9 मई के बारे में जो शख्स कतई बात नहीं करता है, अच्छा वो खुद मान रहा है, जो पीटीआई के चेयरमैन थे वो तो खुद मान रहे थे ना यार। जब कोर्ट में पेश हो तो उन्होंने कहा है कि मेरी गिरफ्तारी पर 9 मई हुआ, अगर दोबारा गिरफ्तार करोगे तो दोबारा 9 मई होगा। जब वो खुद कह रहा है तो ये कौन होते हैं 9 मई के जिन्हें जो भी क्या होता है वो इन्होंने किया था, पीटीआई की लीडरशिप ने किया था और पीटीआई के चेयरमैन ने किया था। और कौन लोग थे जो कर रहे थे? तो आप नाम लेकर बताएं कि जी ये कर रहे थे और इन्होंने ये गलत किया था, लानती या गैर लानती जो भी प्रोग्राम था वो इनका था, वो इसका बोझ इन्हें उठाना होगा। ठीक है लगारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी जेल में मौजूद हैं, तो पीछे पार्टी को संभालने में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जितने भी उनकी मरकजी क़यादत थी वो दूसरी पार्टियों में जा चुकी है, सियासत छोड़ चुकी है, मुख्तलिफ किस्म के बयान देते दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब जल्दी फैसला किया जाएगा, कोई अपोजिशन लीडर के हवाले से कोई नाम सामने आएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी को लीड करते देख रहे हैं आप? नहीं, लीड करने के लिए पहले तो उस बयाने को तर्क करना होगा जो भी आएगा। असल बात यह कि वो अपने आप को डिसएसोसिएट करे कि मैं जो भी ओरिजिनल पीटीआई है उसके साथ हूँ, और मैं उसके जो बयानिया है साबिक चेयरमैन का और खुद साबिक चेयरमैन से अपने आप को डिसोसिएट करेगा, तभी जाकर वो अवाम के लिए और पाकिस्तान के तमाम इदारों के लिए काबिल कबूल होगा। अगर उस बयाने के साथ खड़ा होता है जो बयानिया उसने बनाया
और अगर उसके साथ खड़े होने की बात करता है तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अवाम कबूल नहीं करें। यानी कि मामला तभी चलेंगे जब माइनस चेयरमैन पीटीआई की बात होगी। मैं ये कहता हूं कि उन्होंने अपने आप को खुद माइनस किया, पाकिस्तान से, पाकिस्तान के इदारों से, पाकिस्तान के अवाम से, पाकिस्तान के पार्लियामेंट से, हर चीज से खुद अपने आप को उन्होंने बाहर निकाला। उनके पास अपोजिशन के लिए 150 के करीब नशस्तें थी, बहुत छोड़ दी नशस्तें। उन्होंने कहा हम इस्तीफा दे रहे हैं। फिर उसके बाद 2 हुकूमतें मौजूद थी और 2 ताकतवर बड़ी हुकूमतें मौजूद थी, कहा कि हम छोड़ रहे हैं इसको। किस लिए आप ये सारी मुसीबतें किस लिए कर रहे थे? आप ये बहरान किस लिए पैदा कर रहे थे? आप पाकिस्तान के लिए बहरान पैदा कर रहे थे। ये आने जाने चीज नहीं। आज वो एक शख्स है नहीं है। इमरान खान 75 साल के या 70 साल के या 72 साल के हो रहे हैं। इमरान खान नागुज़ीर नहीं है, पाकिस्तान नागुज़ीर है। कोई शख्स नागुज़ीर नहीं होता है। वो अपने आप को नागुज़ीर समझ रहे हैं। भाई नागुज़ीर की तो एक खास मुद्दत होती है ना, उम्र होती है ना। अगर शख्स है, कोई भी शख्स हो, मैं हूँ, कोई भी है, उस शख्स की एक खास मुद्दत होती है। आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान के रियासत के इदारों के साथ वाबस्ता कर सकते हैं, किसी शख्स के साथ नहीं, एक आदमी के साथ नहीं कर सकते। एक आदमी जो अपने आप को समझे कि मैं हूं तो पाकिस्तान है, तो फिर ऐसा नहीं है। वो आदमी नहीं रहेगा, पाकिस्तान रहेगा। ठीक है लगारी साहब, नैब तरामीम केस के हवाले से आपका कमेंट चाहूंगा। जिस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट लिखा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको कहा जा रहा है। अदलिया कानून साजी का ये कहा जा रहा है कि तब जायज़ा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम हो। आप किस तरह से देख रहे हैं? कानून साजों का मफाद सामने रखकर कानून साजी जांचना ये पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। आपका क्या ख्याल है? उनका इख्तलाफी नोट है वो कितना इंपॉर्टेंट है? पहली बात ये, कोई इंतहाई काबिल एहतराम जज हैं। मैं उनके माजी से बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और बतौर जज सुप्रीम कोर्ट, उनने जितना भी वो काम किया, जितने भी फैसले दिए, उनमें उनका विजडम, उनकी सलाहियत, उनकी काबिलियत, उनकी जहानत, पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की सोसाइटी के बारे में सबसे ज़्यादा वो कानून और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। और ये जो फैसला आया था, जिस फैसले में ये आइन जो तरामीम की साहब के बारे, इसमें नैब के बारे में, वो तरामीम पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हकूक से मुतसादिम नहीं थी। तो ये बात उनमें से एक। और दूसरी बात यह है कि कानून साजी अदलिया का काम नहीं है, कानून को रोकना अदलिया का काम नहीं। ये कैसे हो सकता है कि एक पार्लियामेंट के पूरी की पूरी पार्लियामेंट को कानून पास करे और जज साहबान आकर उसके ऊपर एक लकीर फेरने के नहीं, ये ख़त्म हो गया है और हमने इसको ख़त्म कर दिया है। ये रिव्यू का मतलब आपको सजेशन के साथ वापस भेजना होता है और आप ऐसे वक्त में उसको रिजेक्ट करें जब पार्लियामेंट पूरे तौर पर मौजूद ही नहीं है। एक हाउस है और दूसरा हाउस मौजूद भी नहीं रखता है। तो आपको रिस्ट्रेंट से काम लेना चाहिए था। इस तरह का ऑर्डर करने से पहले जब पार्लियामेंट मौजूद होती, वो अपना खुद ही जवाब लेकर आती और खुद ही उसका जवाब देती। मैं कहता हूँ आइंदा ये रखना चाहिए कि रिव्यू का मतलब कानून। लेकिन लगारी साहब, ये कब पता चल सकेगा कि नैब कब गलत होता है, कब ठीक होता है? नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जब अपोजिशन में होते हैं तो उनके खिलाफ केसेस बनाए जाते हैं, वही केसेस खत्म कर दिए जाते हैं जब उन्हें हुकूमत में लाना होता है। नहीं, देखे ना, ये इदारा बनाया ही इसलिए गया था कि इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये हुआ सबसे पहले तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई थी, नैब का इदारा बनाया गया और एक पैट्रियट किस्म की पार्टी बनाई गई जिसमें कुछ लोगों को शामिल किया गया और वहां हुकूमत बनाई गई। एक वोट की अक्सरियत से कुछ लोगों को पैट्रियट के था। आपको याद दिलाता हूं मैं, ये आज से 20-22 साल पहले की बात है, जब पैट्रियट बनाया जा रहा था तो उसमें जो है वो कुछ लोगों को तोड़ा गया था पीपल्स पार्टी से और उनको शामिल किया गया था उसमें हुकूमत के अंदर, और उनमें से फिर भी एक वोट कम पड़ रहा था। वो एक वोट जो है ये माजी केस लाडले का था, जिसकी वजह से हुकूमत अपोजिशन के जो उम्मीदवार थे शाह महमूद कुरैशी, वो हार गए थे और जो जीते थे मीर जफरुल्लाह जमाली को एक वोट की अक्सरियत हासिल हुई थी। वो एक वोट इमरान खान का था जिन्होंने जितवाया था और ये सारे का सारा सिस्टम था जो मैनिपुलेशन से बनाया गया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, हर फ़ज़ाई आलूदगी के मुतालिक बात करेंगे। हम देखते हैं कि लाहौर की जो हालात हैं, वो लाहौर शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर मौजूद है। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में स्मोक के बादल छाए हुए हैं, जो मनाजिर भी आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसके बायस शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह
इस वक्त खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। धुआं है, गर्द गुबार है और आलूदगी है जो कि लाहौर शहर में बढ़ती जा रही है, जिससे आंखों, गले, फेफड़ों के अमराज में भी इजाफा होता जा रहा है। जो लोग दफातर जा रहे हैं, स्कूल और कॉलेज जा रहे हैं, उनको बीमारियों ने तंग करके रख दिया है। स्मोक और आलूदगी के तदारक के लिए अदालती हुक्मनामा भी जारी हुआ और ट्रैफिक पुलिस ने चालान भी शुरू किए। स्मोक पर कंट्रोल के लिए हमने देखा कि पंजाब भर में जो ईंटों के भट्टे हैं उनके खिलाफ भी सख्त क्रैकडाउन किया गया है और 100 से ज्यादा भट्टे जो हैं उन्हें सील भी कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हम बार बार देख रहे हैं कि चालान किए जा रहे हैं। 1100 से ज्यादा भट्टे सील कर दिए गए हैं। तो कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है ताकि इसको किसी न किसी तरीके से बेहतर कर लिया जाए। ब्रेक ले, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क में स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी की रोकथाम और रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में मसनूई इजाफे के खिलाफ हुकूमती कोशिशें रंग लाती दिखाई दे रही हैं। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने बताया है कि रमा माली साल की पहली सहमाही में जमा होने वाले टैक्स को IMF के दिए गए हदफ से ज्यादा बताया गया है। अगर बाकी 3 सहमाहियों में भी ऐसी ही सेहतमंदाना सूरत हाल रही तो ये IMF से ज्यादा हमारी मुल्की मईशत के लिए हौसला अफजा बात होगी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत काबीना का इजलास हुआ, जिसमें निगरान काबीना ने सूबे के लिए अगले 4 माह का 2076 अरब का बजट मंजूर कर लिया। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी, जिसमें मरकजी बैंक ने शरह सूद ना बढ़ाने का ऐलान किया है और शरह सूद अगले ऐलान तक 22% की सतह पर ही बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक ने एक बार फिर से महंगाई में कमी की नवीद भी सुनाई है और यह भी कहा गया है कि अक्टूबर के दौरान महंगाई में कमी आई है। महंगाई में कमी का सिलसिला दूसरी छमाही में भी जारी रहेगा। बिजली सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा होता नजर आ रहा है, क्योंकि बिजली सार्फिन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए के इजाफी बोझ डालने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। हम रिलीफ की खबरें सुनते हैं तो साथ ही कोई ऐसी खबर भी जरूर सुनते हैं जो कि हमसे वो रिलीफ छीन लेती हैं किसी न किसी सूरत में। फ्यूल की प्राइसेस कम हुई तो गैस की कीमतें बढ़ा दी गई और एक बार फिर से कहा जा रहा है कि जो बिजली की कीमतें हैं दोबारा बढ़ेंगी। और ये भी सुनने में आ रहा था कि आज के दिन के 12 बजे के बाद हम देखेंगे कि फ्यूल की प्राइसेस कुछ कम जरूर होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार, ये बात सही है कि एनर्जी प्राइसेस जो हैं उन्होंने दुनिया भर में लोगों को एक ऐसी मुश्किल में डाल दिया है कि उनके जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है या कॉस्ट ऑफ रनिंग द होम है, ये दोनों जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जो 25% जो पाकिस्तान की इंपोर्ट्स हैं वो एनर्जी पे हैं। पाकिस्तान अपनी बहुत बड़ी नीड्स पेट्रोलियम सेक्टर में फॉर एग्जांपल 70% के करीब इंपोर्टेड एनर्जी से पूरी करता है। हमने अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज यानी कि वो रिसोर्सेज जो हमारे पास थे, चाहे वो खुदाई करके और गैस निकालना हो, चाहे वो एक्सप्लोर करके और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकालना हो, चाहे वो आबी ज़राए से बिजली बनानी हो, चाहे वो विंड से बिजली बनानी हो, चाहे वो सोलर से बिजली बनानी हो, हमने ये सारे काम जो हैं नहीं किए। एक ना करने की वजह ये थी कि हमने एफिशिएंटली कभी भी इन सेक्टर्स को रन नहीं किया। हमने इन सेक्टर्स को सरकार की तहवील में रखा और वो ना कि कमर्शियल एंटिटीज बनकर अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करें और आगे बढ़ें। हमने इन सब कंपनीज को ऐसे चलाया जैसे ये सरकारी अदारे थे, ये कमर्शियल एंटिटीज। लेकिन आप क्या समझते हैं फिर क्या फायदा है सरकार को? जो 167 एंटिटीज की हम हमेशा से बात करते हैं, तो क्यों सरकार फिर इनको चलाती है? क्यों मुश्किल में पड़ती है? फिर अपने मफादात हैं, अपने लोग वहां पर मौजूद है सिस्टम में, अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए इन इदारों से जान नहीं छुड़ाते? अनवार साहब, ये तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर टू दैट कि हम ये सब कर भी नहीं पाए और हम इस माइंडसेट से भी नहीं निकल पाए कि सरकार का काम कमर्शियल या ऑपरेशंस चलाना नहीं है, बल्कि पॉलिसी बनाना, रेगुलेट करना, एक फॉरवर्ड लुकिंग विजन क्रिएट करना, लोगों में उम्मीद कायम करना और जो बाकी इंपॉर्टेंट काम है, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, मे बी प्रोविंशियल सतह पर हेल्थ और एजुकेशन देना, फाइनेंस देखना मुल्क का। ये बात तो एक कलीदी है जो मैंने सामने रखी है। शॉर्ट रन में गैस की कीमत थोड़ी अभी बढ़ने जा रही है। थोड़ी मैं इसलिए कहता हूं कि जो प्रोटेक्टेड कैटेगरीज हैं उनके लिए 400 रुपए ही बढ़ी है, बट ये तकरीबन 57% गैस के जो कस्टमर्स हैं
पर गैस ही सिर्फ 30% लोगों को मिलती है, बाकी तो सब एलपीजी लेते हैं। तो आप खुद सोचिए ना कि ये जो एलपीजी है वो तो बहुत महंगी है, तो ये गैस हम दे रहे थे बहुत से उन लोगों को जो पाकिस्तान की वेल ऑफ सोसाइटीज हैं, जो अच्छी सोसाइटीज में रहते हैं, उनको हम सस्ती गैस दे रहे थे। उनको इक्विवेलेंट कर देना चाहिए मेरे ख्याल में कि बिजली की जितने की वो खरीदते हैं उतने की गैस खरीदें, ताकि वो गैस से मूव अवे करें। घर में गैस 20% एफिशिएंसी पे यूज होती है, अगर पावर प्लांट में यही गैस यूज हो रही हो तो ये 60% एफिशिएंसी पे होती है। तो इसके बारे में सोचिए, ये एक प्राइसिंग रिफॉर्म की तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अरसे से कर रहे हैं, आज नहीं कर रहे। इसी तरह कैप्टिव का मतलब है जो लोग खुद अपनी बिजली बनाकर अपने डीजल जनरेटर्स, गैस जनरेटर्स के थ्रू इस्तेमाल करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी और अदरवाइज भी, वो भी बहुत कम एफिशिएंसी पे पुराने प्लांट चला रहे हैं। सो एक गैस का ये रिफॉर्म है। कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत 48 रुपए, पेट्रोल हाई स्पीड डीजल में 36 रुपए, 2 वीक्स में आपने देखा कि कुछ कमी हुई है। बिजली का पास थ्रू आई थिंक लार्जली हो गया है, अब एक नॉर्मल पास थ्रू होगा, बड़ा पास थ्रू हो गया। पर इन सब अदारों को, इन सब सेक्टर्स को एक ज़हनी तौर पर इनको अपनी तब्दील करके ज़हनी सोच प्राइवेटाइजेशन की तरफ। ठीक है डॉक्टर साहब, जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं, जाहिर बात है वो मुश्किल काम है। आपने तीनों गवर्नमेंट्स के साथ काम किया, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। जो प्लान आप हमारे प्रोग्राम में बता रहे हैं कि अगर हुकूमत का काम है पॉलिसी बनाना, चीज़ों को रेगुलेट करना, इम्प्लीमेंटेशन करा के देना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, प्राइवेटाइजेशन हो, जो भी हम उसका नाम ले लें, आप जब ये मनसूबा इन तमाम तीनों गवर्नमेंट के सामने रखते थे, आपको वहां से रिस्पॉन्स क्या मिलता था? देखिए, ये बात आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ऐसा क्यों है कि हम वहां पे ये सब चीजें कर नहीं पाते। ऑनेस्टली आई थिंक सबसे बड़ी बात जो ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट में आई हैं या आती हैं, उनको बहुत वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए और उनकी थिंकिंग ऑलरेडी आई थिंक थोड़ी जी इन पे नहीं सका। हम आगे बढ़ते हैं फिर वापस आ जाते हैं, और स्पेशली जहां हम बड़े सेक्टर्स, एनर्जी सेक्टर, स्पेशली एविएशन सेक्टर, जब इनमें जाने की कोशिश करते हैं तो हम इतनी तबाहतें सामने देखते हैं कि हम उधर से फिर 2 steps फॉरवर्ड एंड 1 step बैकवर्ड पे आ जाते हैं। इस सारी चीज को तब्दील करने के लिए पहले सरकार में इन अदारों को बेचने के लिए एक कॉम्पिटेंट टीम बनानी पड़ेगी। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं बार बार कहता हूँ। एंड इट इज नॉट अबाउट अ ब्यूरोक्रेटिक टीम, इट इज नॉट अबाउट अ पॉलिटिकल टीम, इट इज सिंपली अबाउट अ प्रोफेशनल टीम दैट यू हैव। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह एफबीआर ने देखा IMF के हदम से ज्यादा टैक्स इकट्ठा कर लिया, ये इतलात आ रही हैं, तो इसका मतलब तो फिर ये है कि एफबीआर के पास तो इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो मौजूदा शरह से दुगना सिर्फ टैक्स नेट में इजाफे से हासिल कर सकता है। आपकी बात दुरुस्त है। जो इस वक्त टैक्सेस लगे हुए हैं, अगर इनका इजरा प्रॉपरली कर दिया जाए, नए टैक्सेस ना भी ऐड किए जाएं, तो आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान इस वक्त अगर 9,400 अरब इस साल कलेक्ट करने की कोशिश करेगा तो ये 10, 11, 12 हज़ार तक का जो फिगर है वो अचीवेबल है। क्योंकि इस वक्त बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पे टैक्स लगा हुआ है बट हम कलेक्शन उतनी नहीं कर पा रहे। इस वक्त एफबीआर ने 1977 अरब का टारगेट था जो IMF के साथ तय हुआ था। आई थिंक दे आर 2041, 2041 पे हैं। ये एक अच्छी ग्रोथ है, पर याद रखिए टू गेट टू 9400 हमें 31% की ग्रोथ चाहिए थी। उसके लिए हमें अपनी ग्रोथ रेट को आने वाले क्वार्टर्स में बढ़ाना पड़ेगा। ये एफबीआर के लिए एक अपहिल टास्क होगा, ये आसान नहीं होगा। आप बेशक ये प्रोग्राम नोट कर लीजिए और हम दोबारा बात कर लेंगे जब जून खत्म होगा। तो अगर हम 31 से 33% ग्रोथ अगले क्वार्टर्स में नहीं करेंगे, हमने पिछले क्वार्टर में आई थिंक 27% ग्रोथ की है ईयर ऑन ईयर, सो हमारा जो अगले कलेक्शन है वो इससे भी हार्डर होगी। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से स्टेट बैंक की जानिब से कहा जा रहा है कि महंगाई कम होगी, ये नवीद सुनाई गई है, आगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी हम देख रहे हैं कमी की खबरें आ रही हैं, आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में आम आदमी को अच्छा खासा रिलीफ मिल जाएगा? मैं ये जो वर्ड है ना रिलीफ, इसको बहुत सी इसके मफहूम समझता हूं मैं। आई थिंक अगर किसी की कीमतों का बढ़ना कम हो तो ये एक रिलीफ तो क्या है, ये थोड़ी सी जिंदगी में आसानी पैदा करता है। अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अगर जो मिडल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता नहीं है और मार्केट्स इस वक्त ऐसे ही ट्रेड कर रही हैं ग्लोबल कि ये कॉन्फ्लिक्ट कन्फाइंड रहेगा और आने वाले हफ्तों में सबसाइड कर जाएगा।
तेल की कीमत बढ़ी थी बट फिर दोबारा नीचे आ गई है। सो तेल तो यहाँ सेटल हो जाएगा। बिजली आई थिंक लार्जली बढ़ चुकी है। गैस का पास थ्रू 1 नवंबर या अब तो हो जाना चाहिए, 1 नवंबर से इसका इजरा हो जाएगा। मे बी इट इज पॉसिबल दैट जो वर्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन है, यानी कि कीमतों का बढ़ना है, कीमतें बढ़ेंगी बट उस शरह से नहीं बढ़ेंगी जो पहले बढ़ती रही है, दैट इज प्रॉबेबली ओवर। थोड़ी सी जो मार्केट की में कमोडिटीज की अवेलेबिलिटी है वो आई थिंक बेहतर होना शुरू हुई है। खरीफ क्रॉप्स बेहतर आ रही हैं तो क्रॉप्स की अवेलेबिलिटी भी बेहतर होगी। थोड़ा सा आई थिंक ये जो इंटरबैंक और जो ओपन मार्केट है उसका फर्क कम हुआ है, तो हमारी जो इस वक्त इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है वो कम होगी, बिकॉज वैसे भी रुपया मुस्तहकम हुआ है। और आखिर में अगर हम अपने टैक्सेस कलेक्ट करते रहें और अपना मालियाती खसारा ना बढ़ाएं तो डिमांड भी कम रहेगी, और जो सरकार का बहुत बड़ा वजह है नोट छापने की वो भी कम होगी। अगर ये सारी चीजें करते रहेंगे तो इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्टर्ड एनर्जी प्राइसेस और बाकी कीमतें भी जो हैं उसका बहुत ज्यादा बोझ आने वाले दिनों में नहीं पड़ेगा। बट मैं हमेशा कहता हूं कि लोगों को अपना तर्ज जिंदगी बहुत तब्दील कर लेना चाहिए। ये मैं आज नहीं, पिछले 1.5 साल से कह रहा हूं, जब मैं देख रहा था कि इन्फ्लेशन का बाउट आ रहा है। अपने आप को प्रिजर्व करें, कंजर्व करें, इनकम को बढ़ाएं, ये तीनों काम करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक और अब बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। आज टीम पाकिस्तान अपने एक और इंपॉर्टेंट मैच में बांग्लादेश का सामना करने जा रही है, लेकिन इससे पहले हमने देखा कि 4 मुसलसल शिकस्तों की वजह से टीम में जो भूचाल पैदा हुआ, अब उसके आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अब कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और अपने बयान में इंजमाम का कहना था कि लोग बगैर तहकीक के बातें करते हैं। मुझ पर सवाल उठे तो उन्होंने इस्तीफा देना ही बेहतर समझा है। उन्होंने कहा कि मुझ पर सवाल उठेगा तो बेहतर है कि मैं साइड पर हो जाऊं, पहले तहकीकात मुकम्मल हो जाएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर हम बात करें तो मफादात के टकराव के हवाले से इल्जामात की तहकीकात के लिए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी अब तश्कील दे दी गई है। उधर कप्तान बाबर आजम की चैट लीक होने की खबरें जो कि एक निजी चैनल से लीक की गई हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये बड़ा ही अजीब व गरीब मामला है जो कि पेश आ रहा है, क्योंकि टीम पाकिस्तान इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद है, एक ऐसी सरजमीन पर मौजूद है जहां पहले से ही हम पर बड़ी तनकीद की जाती है और अब तो उन्हें मुकम्मल मौका फराम कर दिया गया है। उनके तमाम टीवी चैनल्स पर हमारे क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान को लेकर जिस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक बात है। ICC वर्ल्ड कप में हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश से होने वाले आज के इस मैच में कौमी क्रिकेट टीम में अब 3 तब्दीलियों का इम्कान भी है। शादाब खान की जगह उसामा मीर को बांग्लादेश के खिलाफ खिलाए जाने का इम्कान है। ओपनिंग बल्लेबाज इमामुल हक की जगह अब कहा जा रहा है कि फ़खर जमान मैदान में आएंगे, जबकि मोहम्मद नवाज की जगह अब सलमान अली आगा फाइनल 11 का हिस्सा हो सकते हैं। तमाम वो तब्दीलियां थी जिनका बार बार कहा जा रहा था कि बेंच पर बैठे जो प्लेयर्स हैं उनको क्यों ट्राई नहीं किया जा रहा, उनको क्यों मौका नहीं दिया जा रहा। लेकिन जब से एक स्कैंडल सामने आया है जिसमें हम देख रहे हैं कि बार बार ये कहा जा रहा था कि जो अपने मफादात के लिए प्लेयर्स खेल रहे हैं, कल होने वाले एक और अहम मैच में हमने देखा कि अफगानिस्तान ने एक और टीम को शिकस्त दे दी है, सबको हैरान कर दिया है। अफगानिस्तान जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, पहले उन्होंने इंग्लैंड को हराया है, फिर पाकिस्तान को हराया है, तो वो जो अपसेट करने का एक सिलसिला था वो अफगानिस्तान की तरफ से शुरू हो चुका है। 5वें नंबर पर अफगानिस्तान की टीम इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर है, श्रीलंका 6वें नंबर पर है और पाकिस्तान जैसी टीम जिसको वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम कहा जा रहा था वो इस वक्त 7वें नंबर पर मौजूद है। अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा खेल कल पेश किया, 242 रन सिर्फ 3 विकेटों पर उन्होंने कंप्लीट कर लिए थे। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर ने हमें ज्वाइन किया। ताबिश, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, टीम पाकिस्तान हिंदुस्तान में मौजूद है, उस सरजमीन पर मौजूद है जहां से बिला वजह तनकीद की जाती है। अब तो वजूहात फराम कर दी गई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो हरकत की है, ज़का अशरफ साहब ने जो इंटरव्यू दिया है, चैट जिस तरह से लीक की गई हैं, उनको पूरा मौका फराम कर दिया गया है। अपनी टीम का मोराल किस हद तक डाउन कर दिया, प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, ये एक अलग मैटर था, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट देके अपनी जान छुड़ा लेना कि उनके गले कुछ ना आए, तो उन्होंने अपने आप को तो क्लियर कर लिया। बिल्कुल, आपने वजह फरमाया। सबसे पहले बहुत शुक्रिया अनवार, आपने कीमती वक्त दिया मुझे और रिव्यू करने का मौका दिया अपने मॉर्निंग शो में।
लेकिन जिस अंदाज से हमने देखा ये जो मामलात है, ये कोई मामलात नए नहीं हैं अनवर। छह माह का अरसा कब ये मामला सर उठाते हुए हमें दिखाई दिए। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी है उन्हें कायल करने की कोशिश कर रहे थे कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामला हल हो जाए, लेकिन उस वक्त ये मामला हल होने के बजाय मजीद गंभीर होते गए और हमने देखा कि जो खिलाड़ी थे वो अपनी मनपसंद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चाहते थे और उन्होंने वही किया जो उन्हें चीजें दरकार थी। और वो एक कहावत काफी मशहूर है ना कि घर को आग लग गई घर के शराब पे, और यही हुआ। और कल जिस तरह से हमने देखा कि तमाम तर चीजें मंजरनामे पर आई और उसने एक अहम तहलका मचा दिया। इन तमाम तर चीजों में एक अहम नुकता ये, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामला को हल कर रहा था तो आईसीसी के जो डायरेक्टर थे वो इन तमाम तर चीजों को देख रहे थे और वो भी कायल करने में नाकाम हुए। उस्मान साहब भी जब नाकाम हुए तो चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ के पास गए इंज़मामुल हक साहब और उन्होंने कहा कि मैं 48 आवर्स में ये मामला को हल कर दूंगा और हल करके आपके पास ये तमाम तर चीजें ले आऊंगा। ज़का अशरफ साहब हैरान थे कि जो उस्मान साहब नहीं कर पाया वो ये कैसे करेंगे। लेकिन 48 के बाद काफी अच्छे अंदाज से बाबर आजम है मुलाकात हुई और ना सिर्फ मुलाकात हुई, काफी शानदार अंदाज से मुलाकात होने का तमाम मामला तय हो गए। इसलिए हो गए क्योंकि कल तो उन्होंने जो बात की, जो गुफ्तगू की इंज़माम ने, उसमें अपने मौक़िफ़ में उनकी खुद जो रद्द अमल था उसमें काफी हिचकिचाहट थी। आपने देखा उन्होंने कहा कि मेरा कोई उस कॉर्पोरेशन से ताल्लुक नहीं है जो निजी कॉर्पोरेशन है जिससे 7 पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी वाबस्ता हैं जो इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद है, टीम के साथ मौजूद है, लेकिन इनके भाई उसी कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर हैं, इंतजार साहब उनका नाम है। इसके बाद ये कह रहे हैं मेरे तला रहमानी से काफी पुराने रवाबित हैं और तला रहमानी जो है वो एजेंट इनके भी हैं, एजेंट वो बाबर आजम के भी हैं, शाहीन शाह अफरीदी के भी हैं, मोहम्मद रिजवान की भी जो कैटेगरी ए का हिस्सा है जिन्हें 60 लाख रुपए दिए जाएंगे। यहाँ तक के बोर्ड को इतना दबाव में डाला गया कि बोर्ड को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा, 528 बिलियन रुपीस जो है तय करने पड़े खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जिसमें आईसीसी की जानिब से जो दी हुई रकम है वो भी बनाई गई। लेकिन ताबिश जिस तरह से ज़का अशरफ साहब ने पहले हमने देखा कि उन्होंने कहा कि सिलेक्टर की तमाम तर जिम्मेदारी है, कप्तान की जिम्मेदारी है, टीम वो लेकर गए हैं, हमारा तो इस टीम से ताल्लुक कोई नहीं है क्योंकि ये टीम सिलेक्ट की गई थी नजम सेठी की तरफ से। नजम सेठी जब चेयरमैन थे पाकिस्तानी टीम मैचेस जीत रही थी, ज़का अशरफ साहब आए हैं, मैचेस हारना हम शुरू हो गए हैं, एक जो हार का सिलसिला है वो बड़ा लंबा कंटिन्यू हो गया। फिर उन्होंने इंजमाम को भी इस हवाले से क्लियर कर दिया कि मैं जब आया तो मैंने इंजमाम को चीफ सिलेक्टर लगाया, तो इसका मतलब जो सारा मलबा है वो तो फिर बाबर आजम पर डाल दिया गया है। बिल्कुल बाबर आजम पर डालना भी अगर वो कह रहे हैं तो दुरुस्त इसलिए भी है क्योंकि बाबर आजम ने कहा ये मेरी टीम है, ये मेरे खिलाड़ी है, मेरे मैच विनर्स है, मुझे इन पर एतबार है। डोमेस्टिक सर्किट में तो खिलाड़ी थे ना जो परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे थे, बाबर आजम उनको टीम में खिलाने के लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे। तो ये बात तो एक जानिब दुरुस्त है, लेकिन दूसरी जानिब ये वही खिलाड़ी है, वही मैच विनर खिलाड़ी है जिनका तहा रहमानी जो है जो एजेंट है उनके साथ वाबस्तगी, उनके साथ ताल्लुकात हैं, वो सारी चीजें होती हैं। और जो तलहा है, तलहा रहमानी, बाबर आजम और जो 7 खिलाड़ी जो बाबर आजम के मैच विनर है, ये सारे एक ही ग्रुप के सट्टे बट्टे हैं, एक ही ग्रुप के जो है लॉबी का हिस्सा है। और आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट की जो एक अहम लॉबी थी, जो 92 वर्ल्ड कप के लोग थे जो पाकिस्तान टीम को हर वक्त से डोमिनेट करते थे, वही हुआ। आज वो सारे बेनकाब हो गए। आज जब बेनकाब हुए तो वो कह रहे हैं कि हम मौजूद हैं, आप हमारे खिलाफ तहकीकात जो भी बनती है करे। लेकिन क्या पीसीबी की मैनेजमेंट पहले इन तमाम बातों पर सोई हुई थी? इंज़मामुल हक का मामला हो गया, वर्ल्ड कप के बाद भी उसको देखा जा सकता था, अब जो होना था वो तो हो चुका है। साथ ही साथ मैनेजमेंट कमेटी के जो चेयरमैन है, आपको लगता है कि वो मजीद पीसीबी में रहेंगे, नजर आ रहे हैं आपको आगे इन फ्यूचर? नहीं, बिल्कुल उनका भी जो डेट ऑफ एक्सपायरी है, जो उनकी मुद्दत मुलाजमत है, वो भी जो है खत्म होने के करीब है। 4 नवंबर के बाद आप तब्दीली देख सकते हैं इस हल्के में भी। लेकिन एक अहम नुकता ये, क्योंकि आपने क्या वो सो रहे थे, आपका बिल्कुल अहम दुरुस्त सवाल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो उस दौर से सो रही है जब पहली मरतबा मैच फिक्सिंग के मामला सामने आए, जब कासिम उमर साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से बात की कि वो अपने ग्लव्स के अंदर जो है मंशियात लेकर घूमते हैं। तो ये तमाम
पुरानी माजी की तल्ख बातें ना जिसको मुसलसल नजरअंदाज किया गया, और आज अगर ये फाइंडिंग फैक्ट कमेटी कायम की गई है तो इसका काम है कि वो कायल करे और वो जोर डाले इंतजाम पर के ये जो लोग थे, ये तला रहमानी कौन है, इसकी वजह से इसकी वहां पे टीम को क्यों बनाया गया, इसमें क्या मकासद है। 1.5 करोड़ रुपए 6 माह में आपने देने थे इंतजाम को, इंतजाम खुद ही फीड जो है स्टेप डाउन हुए हैं, पीछे हटे हैं, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मकसद है, क्या वो गिल्टी करार पा गए हैं। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, अगर वो गिल्टी नहीं होते तो वो 5 रुकनी टीम के सामने कल पेश होते, जवाब जमा कराते, अपने फेवरेट टीवी चैनल के आगे नहीं जाते, वहां अपना मौकफ नहीं देते, निस्बतन वो जाते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो 5 रुकनी कमेटी है उसको कायल करते कि नहीं मैं गिल्टी नहीं हूं, मेरे ये मामला थे, ये चीजें थी, वो सारी चीजों को सामने रखते। ठीक है, यानी कि कुछ अरसे से फिर जो हम इत्तलात सुन रहे थे ड्रेसिंग रूम का, जब हमने सुना कि माहौल ख़राब है, फिर उन चीज़ों की तरदीद पीसीबी ने कर दी, लेकिन साथ ही साथ पीसीबी की जानिब से फिर हाथ भी खड़े कर दिए गए कि इस टीम में हमारा कोई हिस्सा नहीं है, हमने इन्हें सेलेक्ट नहीं किया हुआ। फिर जिस तरह से बोर्ड ऑफिशियल हम देख रहे हैं वो बाबर आजम के साथ होने वाली चैट को लीक कर रहे हैं, टीवी पर वो आ रहे हैं, इस हवाले से बात कर रहे हैं और इसरार करते दिखाई दे रहे हैं कि वो स्क्रीन शॉट्स दिखाए जाएं। बिल्कुल, इसलिए क्योंकि आप देखें माजी में जो रिजीम था वो तमाम चीजों को डील करता था। आज अगर आप देख रहे हैं मिकी यासर को पाकिस्तान टीम के साथ, तो वो माजी के मुहायदे हैं जिसकी वजह से वो टीम के साथ हैं। आज अगर मिकी यासर कंपनी को आप टीम में देख रहे हैं पाकिस्तान की, तो इसलिए क्योंकि नजम अजीज सेठी, शकील शेख साहब जो इस्लामाबाद में पूरे नजम सेठी के सेटअप को रन करते हैं, उनकी की वजह से है ना, और उनके साथ एक बड़े पैमाने पर काफी ज्यादा रकम के तनाजुर में जो मामला तय किए गए, उसकी वजह से इस वक्त ज़का अशरफ एंड कंपनी को तमाम तर चीजों को डील करना पड़ा। इसके अलावा एक और अहम नुकता है अनवार, वो ये है कि पाकिस्तान टीम जो है, अगर बाबर आजम पर सारा ये मलबा डाला जा रहा है तो इसलिए डाला जा रहा है 3.5 साल तक बाबर आजम इसी टीम के कप्तान रहे हैं, उन्होंने इन्हीं खिलाड़ियों को बैक किया है। आज ये वजूहात, आज ये मामला, आज ये सारी बातें सामने इसलिए आ रही हैं क्योंकि पता चल रहा है कि बाबर आजम के उस क्रिकेट एजेंट से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं जिसका ताल्लुक है टाया कॉर्पोरेशन से। मतलब बाबर आजम ने अगर लंका प्रीमियर लीग खेली, कोई भी लीग खेली, उसमें काफी अहम किरदार, एक बिजनेस, उन्हें तमाम बिजनेस दिलाया, और ये वही खिलाड़ी हैं जिन्हें इंजरी के जो मामला का सामना करना पड़ा, फिटीक का मामला सामना करना में, जहां भी कोई भी लीग हो रही है किसी भी मुल्क में, तो उसकी भी इजारादारी इन्हें दी जाए। यहाँ तक के मोहम्मद यूसुफ को भी जो है जूनियर सिलेक्शन कमेटी के अंदर कोच लगाया जाए अंडर 19 में, तो वो पूरा अपना निजाम कायम करना चाहते थे, किसी को मुकम्मल जो है अपने काबू में करना चाहते थे, लेकिन अब वो जिस तरह से बेनकाब हो गए तो ऐसा लगता नहीं कि वो काबू में कर पाएंगे। कल ही हमने देखा हारून रशीद साहब जो साबिक चेयरमैन पीसीबी थे, उन्होंने कहा कि ये मेरी टीम नहीं है, अगर मेरे पे मलबा डालने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, एक तरफ ताबिश ये भी कहा जा रहा है कि रिजवान के खिलाफ जिस तरह से बातें हो रही हैं या बाबर आजम के खिलाफ जिस तरह से बातें हो रही हैं, उसका शाखसाना मिल रहा है उन चीज़ों से जब उन्होंने इनकार किया था कि वो अपनी जो किट है, जो वो जर्सीज पहनते हैं, वहाँ पर कुछ लोगोज थे जो कि बैटिंग कंपनी के थे, जिसकी वजह से कुछ फ्रेंचाइज मालिकान नाराज़ हो गए, बोर्ड उनसे नाराज़ था, बहुत से लोग उनसे नाराज़ थे कि जो पब्लिसिटी की जानी थी, जो पैसे वहाँ से आने थे, इन प्लेयर्स के मना करने की वजह से वो पैसे नहीं आ सके। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये भी वजूहात सामने आई है। कुछ जो है जो कंपनीज थी उनकी ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो अहम खिलाड़ी हैं और पूरी टीम जो है वो इस तरह के लोगों जो है अपने शर्टों पर आवेजा करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बाद हमने देखा था क्योंकि इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मुआहदा था उसमें ये बातें भी तय थी, इंजमाम साहब ये तमाम बातों को जानते हैं, जब वो मीडिया के सामने आएंगे खुलकर आएंगे, एक चैनल को अपना मौक़िफ़ देने के बजाय पूरे प्रेस को अपना मौक़िफ़ देंगे, तो ये बातें उनसे वाज़ेह तौर पर हो सकती हैं। आप भी सवाल कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, क्या वजूहात थी, तय किए गए, ये भी नुकता था, लेकिन ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर खिलाड़ियों ने दस्तखत किए और ना तो इंजमाम साहब ने खिलाड़ियों को उस तरीके से ज्यादा कायल किया, ना बाबर आजम पर दबाव बनाया। ना जाने क्यों इस तरह से जो है ढीले बाने अभी मीडिया पर आकर दे रहे हैं, क्यों इस तरह से ताकीर की, माजी में ताकीर की, अब भी ताकीर की। हिंदुस्तान जाने की अगर इतनी जल्दी थी तो नताइज तो पाकिस्तान टीम के हक में, ना फिर पाकिस्तान फैंस के हक में तो नहीं आ रहे। क्या वजह थी हिंदुस्तान जल्दी जाना था? मतलब बोर्ड पर मजीद प्रेशर अगर इस तरीके से बिल्डअप करना था तो ये बेहतर तरीका नहीं था। आपको मैं एक और अहम नुकता बताऊं अगर आपके पास टाइम है, उसमें सबसे अहम नुकता ये इंजमाम के भाई इंतजार का नाम मुसलसल सामने आ रहा है। इंतजार साहब कौन है? इंतजार साहब इंजमाम साहब के भाई हैं जो उसी ग्रुप के, उसी कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर बताए जा रहे हैं। इंतजार साहब
और इंतजार साहब के हवाले से मैं बताऊं, साबिक क्रिकेटर से मेरी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि अगर इंजमाम के कोई भी मामला को डील करना होता है, अगर आपके चैनल को भी इंजमाम साहब की खिदमत अगर चाहिए होंगी तो इंतजार साहब आपसे राब्ता करेंगे। वो इंजमाम के लिए उनके पीए के तौर पर काम करते हैं और वो तमाम सब चीजों को डील करते हैं। मतलब इंतजार साहब जो है वो इंजमाम साहब के राइट हैंड करार दिए जाते हैं और सारा काम ठीक है। अच्छा, आपने देखा ताबिश के बड़ी तनकीद की गई बाबर आजम पर कि वो यारी दोस्ती निभा रहे हैं, टीम में अपने दोस्तों को रख रहे हैं और उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ साबिक क्रिकेटर जो हैं सिकंदर बख्श साहब, उनकी स्टेटमेंट ये भी थी कि हमें टीम में देखना होगा कि भांजे भतीजे किसके खेल रहे हैं, दामाद किसके खेल रहे हैं, ससुर कौन है टीम में। तो वो ये कह रहे हैं कि जो टीम की मैनेजमेंट है अब उनको इस हवाले से पॉलिसी बनानी चाहिए, ये जो यारियां दोस्ती हैं उसको भी देखें और साथ साथ जो रिश्तेदारियां हैं उनको भी देखना चाहिए। बिल्कुल, सिकंदर बख्श साहब ने जो बात की है इनके मौक़िफ़ में दम है और जिस तरह से उन्होंने गुफ्तगू बेहतरीन अंदाज से उन्होंने बात की, ये जो लेगेसी वाली बात हम कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में इन खिलाड़ियों ने लेगेसी बनाई है, तो उनकी लेगेसी का क्या फायदा हुआ है जनाब? कोई फायदा नहीं हुआ। आप देखें इंजमाम साहब जो थे अब उन पर इल्जामात लग रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं पाकिस्तान टीम की खिदमत करूंगा अगर मुझे वापस से मौका मिलेगा। तो जनाब 25 लाख लेकर ये कौन सी खिदमत होती है? आप तो जॉब कर रहे थे तो ये कोई खिदमत तो नहीं होती है। पहली बात, आप अपने इस मौके को दुरुस्त करें। दूसरी बात कि जो चाचा मामा भतीजा ये सारी जो रिश्तेदारियां हो रही हैं, इसकी वजह से तो हमने देखा फखर जमान जो है वो उनकी जाने से चंद दिनों पहले ही मौके सामने उन्होंने कहा कि मैं मुकम्मल फिट हूँ। अगर वो मुकम्मल फिट है तो उन्हें मौका देना चाहिए था ना। हमने यही देखा ना, इमाम अपनी जगह छोड़ने को तैयार है, ना वो बेंच होने को तैयार है। जब वो माजी में ही बेंच हो रहे थे और आपने देखा खान मसूद को मौका दिया गया तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर समाजी वेबसाइट पर सामने आ गए अपना रद्द अमल दिया और उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हम ताबिश आज के मैच में भी देख रहे हैं जिस तरह से 3 तब्दीलियां अब होने जा रही हैं, तो ये तब्दीलियां तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ थी उसे मुकम्मल तौर पर तो अब इस्तेमाल करने वाले हैं जब हमारे चांसेस ना होने के बराबर हैं वर्ल्ड कप में आगे बढ़ने के। असल में बात सारी ये है कि जो खिलाड़ियों को अब लेके गए ना, इनमें क्वालिटी ऑफ क्रिकेट का काफी फुकदान है। जहीर अब्बास साहब से मेरी जब गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि खिलाड़ी 50 ओवर क्रिकेट खेल ही नहीं पा रहे हैं। और यही आपने देखा कि जो पिछला मैच हमने खेला जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, तो हम 46.4 बॉल्स पर हमारी पूरी टीम आउट हो गई। उससे पहले जब हमने हिंदुस्तान के खिलाफ खेला तो हम 50 ओवर नहीं खेल पाए। तो ये हमारे अंदर जो है हम मुसलसल गलतियां कर रहे हैं। बड़े फॉर्मेट की क्रिकेट को हमने नजरअंदाज कर दिया। पाकिस्तान ने 2 साल के अंदर ठीक है ताबिश, तो आज के मैच के हवाले से लास्ट कमेंट आपका चाहूंगा। बांग्लादेश हमें सरप्राइज करेगा या फिर पाकिस्तानी टीम आज पाकिस्तानी अवाम को कोई बड़ा अच्छा सरप्राइज दे सकती है, बड़े अच्छे मार्जिन से, अच्छे रन रेट से जीत सकती है? आज तो पाकिस्तान टीम को अच्छे अंदाज से मैदान में उतरना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैदान में उतरना चाहिए और मैदान मारना चाहिए। लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि आज सरप्राइज होगा या पाकिस्तान क्रिकेट टीम शायकीन को वापिस से जो है पुरजोश कर देगी, खुश कर देगी। आज ये वक्त ही बताएगा। तो ये जो 3 तब्दीलियां की गई हैं आप देख रहे हैं ये 3 प्लेयर्स परफॉर्म करते हुए? नहीं, बिल्कुल ये 3 तब्दीलियां जो है ये होनी चाहिए। और इसके साथ साथ मुझे ये लग रहा है क्योंकि हसन अली भी मुकम्मल फिट हो गए तो हारिस रऊफ जो वही डांस हो सकते हैं। आपने जो 3 बताई, चौथी तब्दीली का भी इम्कान हो सकता है। ठीक है, अच्छा ठीक, जिस तरह से हमने देख लिया फखर जमान को, जिस तरह से हमने देख लिया वो आउट ऑफ द फॉर्म थे। अब देखते हैं आज के मैच में अगर वो होते हैं तो कैसा परफॉर्म करते हैं। उसामा मीर को भी देख लिया। सलमान अली आगा के हवाले से मैं जानना चाहूंगा उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। और चौथी तब्दीली आप कौन सी देख रहे हैं? चौथी तब्दीली ये है कि हसन अली जो है वो आ जाएंगे टीम में वापस, क्योंकि उनकी इस इवेंट में काफी शानदार परफॉर्मेंस है और आगाज से ही उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। जो तनकीद के नश्तर उन पर बरस रहे थे जब वो टीम का हिस्सा बने, वो अब उन पर नहीं बरस रहे हैं। और जो मैनेजमेंट है उनका भी फैसला अगर वो फिट है तो वो आज का मैच खेलें। हारिस रऊफ जो है वो उस तरीके से सूझबूझ पाकिस्तान टीम के लिए साबित नहीं हुए हैं। और आपने बात की सलमान अली आगा के हवाले से, उनकी टेस्ट क्रिकेट के जो फॉर्मेट है उसमें काफी शानदार परफॉर्मेंस है। आज अगर उन्हें मौका दिया जाता है, जब आपने नवाज को आजमाया, आपने बाबर के दोस्त शादाब को मौका दिया, तो आपको मौका देना चाहिए। आज सलमान अली आगा को अगर ना तो बाबर आजम से अच्छी दोस्ती है, ना तो उसकी मोहम्मद रिजवान से अच्छी दोस्ती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। बात
बात कर रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, तो आज हम देखेंगे कि आज सितारों की चालों में हमारी कौमी टीम कहां खड़ी है। आज हम टैरो कार्ड के जरिए कौमी टीम का हाल देखेंगे कि आज फिर कौमी टीम से कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेगी या नहीं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। माहिर इल्म नजूम दाऊद जी दाऊद ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। दाऊद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे पाकिस्तानी टीम के हवाले से ही कि आज कैसा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि मार्जिन जो है वो अब हमारे पास बड़ा कम रह गया। हमें तीनों मैचेस बड़े अच्छे मार्जिन से जीतने हैं, अगर मगर की सिचुएशन भी है, बट आज के मैच पे अगर फोकस करें तो आज पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस सितारों की चालों में कैसी देख रहे हैं? बिल्कुल, आपने टैरो कार्ड के थ्रू अगर हम चेक करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। पहले पाकिस्तान टीम दुआओं पे थी, अब बददुआओं पे आ गई है। बिल्कुल ऐसे ही कि अब वो टीम हारेगी तो हम आगे जाएंगे। पहले हम कहते थे तो हम जीतेंगे। तो आज पाकिस्तान टीम की एनर्जी को देखते हैं हम टैरो कार्ड से कि आज के वक्त या मौजूदा वक्त में पाकिस्तान टीम की एनर्जी क्या है, और फिर हम हर प्लेयर की एनर्जी को भी देख लेंगे। तो देखते हैं आज पाकिस्तानी टीम की एनर्जी क्या नज़र आती है। आज के मैच में पाकिस्तानी टीम की एनर्जी 3 कार्ड की क्या नज़र आती है पाकिस्तान टीम की एनर्जी आज के मैच में। तो बिलाशुबा पाकिस्तान टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। ये कार्ड प्रेशर का है। पिछले मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस ना देने की वजह से पिछले मैचों में पाकिस्तान टीम नेगेटिव हुई है। दूसरे कार्ड में भी यह है कि जितनी अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए वो पाकिस्तानी टीम नहीं दे पाएगी। लेकिन तीसरे में एस ऑफ कप मौजूद है, तो मैं समझूंगा कि पाकिस्तानी टीम जो है आज जीत सकती है। कोशिश करेंगे जीतने की। हालांकि कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि बांग्लादेश जैसी टीम के साथ जो है हम ये कोशिश करेंगे कि हम आज जीतेंगे। हम पूछेंगे भी कि हम उनसे जीतेंगे, क्योंकि हम अफगानिस्तान से हार चुके हैं। दूसरा, अच्छा, जो बोर्ड की तरफ से हमने देखा कुछ स्टेटमेंट्स आई, प्रेशर टीम पर बड़ा बिल्डअप हो गया। उस सिनेरियो के बाद और उससे पहले भी तमाम लोग तो यही जानना चाहते हैं कि ये तीनों मैच जीतें, सेमीफाइनल में पहुंचे। वो कंडीशन, वो सिचुएशन कहीं नजर आ रही है आपको? देखें, पाकिस्तानी टीम का मार्स कमज़ोर है। पाकिस्तानी टीम को बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी मैचेस को जीतने के लिए, और आगे के मैचेस की क्या एनर्जी रहेगी वो मैं कार्ड्स में देख लेता हूँ। और फिर ये भी देख लेंगे क्या पाकिस्तान टीम का कोई चांस नज़र भी आता है कि नहीं। तो आगे के मैचेस की पाकिस्तान टीम की एनर्जी क्या रहेगी उसको मैं 3 कार्ड्स में देखता हूँ। टैरो कार्ड्स में ये आने वाले मैचेस में पाकिस्तान टीम की एनर्जी कैसी नज़र आती है। तो 3 कार्ड्स की एनर्जी में मैं अगर यहाँ पे कहूँ तो पाकिस्तान टीम अच्छी परफॉर्मेंस देगी। अच्छा, और यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम शायद एक बहुत छोटा सा नुक्ता होता है कि बिल्कुल जब आप ये समझते हैं, हिस्ट्री भी देखें कि पाकिस्तान टीम जो है घर वापस आ रही है तो पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करके सेमीफाइनल या फाइनल तक भी चले जाती है। बिल्कुल ऐसे बहुत तो उम्मीद जो है, जिस तरह आप हमेशा ही कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है वो कुछ भी कर सकती है, और इस वक्त कुछ करने में ये तो इन्होंने कर लिया कि ये 0 पे आ गई। जिस तरह हमने उम्मीदें लगाई थी कि ये सेमीफाइनल तक जाएगी और फिर शायद कप जीत के लेकर आए, और इन्होंने ये किया कि हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बॉटम पे हम मौजूद हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, और यहीं पे यहाँ से दोबारा हम स्ट्राइक बैक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह दुआओं का हमेशा सहारा रहता है पाकिस्तान को, और दुआएं हमें करते रहना चाहिए और पूरी उम्मीद रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर तमाम मैचेस में पाकिस्तान टीम सॉलिड किस्म की परफॉर्मेंस दे तो पाकिस्तान टीम अब भी सेमीफाइनल और फाइनल की पोजीशन में जा सकती है। आज बड़े कंफ्यूज बैठे हैं क्योंकि बांग्लादेश से मुकाबला, तो अगला मैच तो न्यूजीलैंड के साथ होने वाला है जो कि बड़े फॉर्म में है। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तानी टीम जो है जो भी सूरत हाल है इसके ऊपर आप जो है वो कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं समझता हूं कि अनप्रेडिक्टेबल टीम है हमारी, ये तो हम सभी जानते हैं। अच्छा, चलें बाबर आजम की बात कर लेते हैं, क्योंकि कप्तान हमारे, उन पर कप्तानी का बड़ा प्रेशर है, उन पर अपनी परफॉर्मेंस का बड़ा प्रेशर है। फिर एक मामला बोर्ड के साथ अब उनका चल रहा है, उनके पर वो भी बड़ा प्रेशर है। तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस आप कैसी देख रहे हैं आज? तो आज के जो है मैच में बाबर आजम की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। बाबर आजम के आज के मैच में कार्ड की एनर्जी एक ही कार्ड से कैसी नजर आती है। तो बाबर आजम जो है अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तो 30 स्कोर से ऊपर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। 30 से नीचे जो है उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि आउट होने की। अगर 30 से अबव होगा तो कैप्टन जो उन पर हम देख रहे हैं बड़ी तनकीद हो रही है कि वो ग्राउंड पर जो फिर अग्रेसिव या
फैसले हैं वो नहीं ले पाते हैं, अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं, डिफेंसिव रहते हैं। हाँ जी, एनर्जी देख लेते हैं, बाबर आजम की मौजूदा एनर्जी क्या नजर आती है, क्या वजह है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। तो ऐसी क्या वजह है कि बाबर आजम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। तो बाबर आजम के ऊपर जो है कप्तानी का जो है वो प्रेशर है बहुत ज्यादा। मैं समझता हूं कि बाबर आजम को एज ए प्लेयर खिलाते तो बहुत अच्छा रहता। ठीक है, बाबर आजम जो है नेगेटिव हुआ है कुछ मामला से लेकर, अंदर बोर्ड के अंदर कुछ ऐसे मामला हैं जिसकी वजह से उसको प्रेशर रहता है। ठीक है, तो बाबर आजम को हमने जो है वो यूटिलाइज ही नहीं सही किया। अच्छा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन कुछ ऐसे मामला की वजह से बाबर आजम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। ठीक है, अच्छा आज ये कहा जा रहा है सॉरी कुछ प्लेयर्स हैं वो टीम में वापस आएंगे, जैसे सलमान अली आगा का नाम लिया जा रहा है, फखर हमने देखा कुछ मैचेस नहीं थे। तो अगर ये प्लेयर्स वापस आते हैं तो आपको लगता है इनकी एनर्जी से कुछ फायदा पाकिस्तानी टीम को मिलेगा, क्योंकि बेंच पर बैठे थे, वेट कर रहे थे अपनी बारी का। तो देख लेते हैं कि जो प्लेयर्स वापस आए हैं उससे पाकिस्तान टीम को आज फायदा मिल सकता है। जो प्लेयर्स वापस आएंगे उससे जरूर फायदा होगा जी, बिल्कुल जरूर। और ये इनको ये पहले करना चाहिए था जो अब ये कर रहे हैं। बार ये कहा जा रहा था जो इनको पहले करना चाहिए था, अब कर रहे हैं। इन्होंने वो खोटे सिक्कों को खेला और अब जो है वो कह रहे हैं कि जी चलें अब इन प्लेयर्स को मेरिट पे मौका दे देते। अब मेरिट के, क्योंकि जब इनको पता है कि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो वापस आने के बाद ये सारी जवाबदेही देनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा अब हमारे जो बॉलर्स हैं, खासतौर पर प्राइम बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, शाहीन की अगर बात कर लेते हैं, आरिस रऊफ की बात कर लेते हैं, उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं मैचेस पर, वो लग रहा है कि परफॉर्म कर सकेंगे। लास्ट कमेंट आप देखते हैं जी बॉलर्स आज हमारे कैसा जो है वो परफॉर्म करेंगे। आज के दिन पाकिस्तानी टीम के बॉलर्स कैसा परफॉर्म करेंगे। तो आज के दिन जो है बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। आप पॉजिटिव रहें। आज का मैच इंशाल्लाह जो है हमारी दुआ है पाकिस्तान के कि आज जीते। और वैसे तो बांग्लादेश भी हमारा बहुत साथी मुल्क है और अगर वो जीत जाए तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मगर जीतना हमें ही है। लेकिन अगर वो जीत जाते हैं तो फिर पाकिस्तानी टीम को हर सूरत हाल में वापस आना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर नजूम दाऊद जी। दाऊद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।